ओके, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारी जो लास्ट बात हुई थी वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स के हवाले से बात हुई थी एंड वी जस्ट नाउ नीड टू मूव ऑन। अगला जो एक ऑर्गेनील हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज प्लास्टिड्स। दीज आर एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। ठीक है, मैं स्ट्रेट अवे जो है ना कुछ फीचर्स इसके लिखता जाऊंगा बेसिक, फिर कुछ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के फीचर्स आप लोग फोकस करते जाइएगा और अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो हम बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक जो है ना उस क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, तो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब ये सवाल ये उठता है कि ये प्लास्टिड्स जो है वो बेसिकली होते क्या है, करते क्या है। इनके दो मेजर काम होते हैं। दे आर बेसिकली स्टोरिंग फूड सब्सटेंस। सेकेंडली दूसरा ये कि ये बेसिकली एक तरह के केमिकल सिंथेसाइजर्स हैं। आई होप सो कि सिंथेसाइजर की ये स्पेलिंग होगी। आई एम बैड एट स्पेलिंग्स ना। अगर कोई कहीं पे, अच्छा वैसे भी एप्टीट्यूड के अंदर जो स्पेलिंग को तुमसे नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर तुम्हें कहीं पे फील हो गया इस ने गलत स्पेलिंग लिख दी तो अपने पास जाना तो उसकी करेक्शन कर लेना। आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग्स। ओके, सो ये मजे की बात ये कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट तो ये आ गया। दूसरा एलिमेंट जो आता है उस हवाले से दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर एक टर्म मेंशन कर रहा हूँ। प्लास्टिड को सिंप्लीफाई करने के लिए एक टर्म यूज कर लो, पिगमेंट कैरिंग बॉडी। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड इज पिगमेंट कैरिंग बॉडी। सही है। और इसके तीन टाइप्स है जैसे कि मैंने बताया। पहले कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। पहला कंपोनेंट इसका है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। देखो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग जो है वो अपने लिए बेहतर बनाएंगे तो हमारे साथ जो है ना वो चीजें स्मूथ होंगी। क्योंकि मुझे बार बार ये जो स्टूडेंट एड ऑन हो रहे होते हैं, आई एम सॉरी टू टॉक अबाउट दिस लाइक दिस। मुझे भी पता है जाहिर सी बात है ऊंच नीच हो जाती है, कभी कभार लेट हो जाते हैं हम लोग, तो मुझे बार बार एड ऑन करने का ना मसला होता है। तो मैंने एक चीज सिंप्लीफाई करी कि मैं 3 और 5 तक पहले क्लास स्टार्ट करूंगा और 3 और 10 जो है वो हम एक दूसरी दफा जो है वो वेटिंग रूम चेक करेंगे। उसमें जो और मजीद स्टूडेंट होंगे उनको हम लोग एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलसिला रहेगा। अगर आप 3 और 5 तक पहुंच रहे हैं, उससे पहले पहुंच रहे तो आप 3 और 5 के ऊपर आप क्लास स्टार्ट कर लोगे। एंड इफ यू लाइक थोड़ा बहुत भी लेट हो रहे हो, थोड़ा माइंड नहीं करना, बट विल बी लाइक इंडक्टिंग यू एंड लाइक 3 और 10। सही है, 3 और 10 कह रहा हूँ, 3 10 तक। ठीक है, अगर कोई इशू हो इस हवाले से डू लेट मी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की हम लोगों ने बात करनी थी। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है और ग्रीन पिगमेंट जब आता है तो जहन में हमारे आ जाता है भाई क्लोरोफिल है इसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट वो पर्टिकुलर कंपोनेंट है प्लांट सेल के अंदर जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम इसको कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल कंटेनिंग बॉडी। बॉडी से मतलब ये एक ऑर्गेनील। सही है। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आपके पास क्लोरोफिल अल्फा यानी कि ए, क्लोरोफिल बीटा और इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स और इसके अलावा ज़ैंथोफिल और फाइकोसाइनिन। ये अजीब अजीब से नाम जो है ना ये पिगमेंट्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि क्लोरोफिल का नाम तुम लोग सब जानते हो, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। जैसे ये दो पिगमेंट्स हैं, एक ब्लूइश ग्रीन एक और एक येलोइश ग्रीन। इस तरह से कैरोटीनॉइड ऑरेंज, ज़ैंथोफिल येलो, फाइकोसाइनिन आई गेस ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, ये सब भी आपके पास पिगमेंट्स है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के हवाले से तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बेसिक कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास। वी हैव टू रिमेंबर द कलर्स या एटलीस्ट फॉर फ्यू बेसिक वन। लाइक क्लोरोफिल ए के लिए आई गेस
मैं इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, चेक कर लेना, येलोविश ग्रीन है सही है, और दूसरा वाला जो है ना वो ब्लूइश ग्रीन है सही है। कैरोटीनॉइड का आसान है, कैरोटीनॉइड इज ऑरेंज, ज़ेंथोफिल इज येलो, ठीक है। इतना याद कर लो, फाइकोसाइनिन छोड़ दो, फाइकोसाइनिन का नाम भी आई गेस स्ट्राइक आउट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये सिन बोर्ड के अंदर फाइकोसाइनिन सच मौजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है। यार ये एडमिट नहीं हो रहा, कौन है, अच्छा हिना हुसैन, ओके डन। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। इसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट आता है, अब लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट एक कंपोनेंट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसकी जरा थोड़ी सी डिटेल मौजूद है सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे से, बाकियों की डिटेल इतनी नहीं है। यावर हुसैन कुछ कह रहे हैं, ओके अच्छा ठीक है। इसके अंदर नो बेटा, तभी मैंने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, ठीक है। ओके बेटा। सेकेंडली हमारे पास बल्कि इसको इस तरह से हेडिंग बना लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा ना हमने स्पीड अप करना है मामला, सही है भाई। तो लेट्स जस्ट गो अलोंग विद इट कि जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, वो आपके पास कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर्स से मिलके बना हुआ है। पहले तो एक आपके पास आ जाएगी एक आउटर, प्रॉपर आउटर मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर्ड होती है। इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टैक्ड होते हैं वन ओवर ईच अदर। ये जो सैक है, ये जो कॉइन है, इस एक को हम लोग ग्रेना कहते हैं, और इसको बहुत सारे हैं तो उसको ग्रेनम कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रेना एक के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम इनलार्ज कर देते हैं ताकि और बेहतर समझ में आ जाएगा। So this is grana, and then the fluid is present outside this structure that is known as एक मिनट, मैट्रिक्स तो कुछ और था, स्ट्रोमा। हाँ, मैं माइटोकॉन्ड्रिया वाला फ्लूइड मेंशन करने जा रहा था, ओके। स्ट्रोमा आ गया यहाँ पर। अच्छा जी, अब एक सवाल है तुम लोगों से, तुम लोगों को बताना इसका जवाब। ये बताओ कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? थैलेकोइड मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? मैं जब तक कि बाकी और बच्चों को एड ऑन कर लूं। ओके, थोड़े से जवाब आए, आज ज्यादा जवाब नहीं आए। ग्रेना की मेम्ब्रेन को हम लोग थैलेकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं ना। मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ओके भाई, परफेक्ट हो गया। एक बात अब छोटी सी और आप लोग मुझे बताएंगे जरा जल्दी से, आप लोग बड़े पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, इस चीज का जवाब लाजमी मुझे चाहिए आप लोगों के पास से। दैट इज क्लोरोफिल इस पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ पे मिलेगा? It is present inside the membrane of chloroplast. It is present inside the membrane of lamella. It is embedded in thylakoid membrane, or it is present inside the grana. Inside the grana भी consider कर रहे हो आप लोग? thylakoid membrane सब जो है वो बस दर डाले जा रहे हैं। गुड है यार, मतलब सही है, ठीक है, बेहतरीन हो गया। चलो इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग कहते हैं कि आपके पास क्लोरोफिल मौजूद है, और वो बेसिकली लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाता है। वो क्या बनाता है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर इसका एक और आपने नाम सुना होगा, कॉमन नेम जो कि आप लोग जानते होंगे जिस नाम से इसको, वो है फोटो सिस्टम, या एग्जैक्टली पीएस। ये प्ले स्टेशन वाला पीएस नहीं है, ये याद रहे, सही है। अच्छा जी, मुझे बताएंगे आप लोग जरा कि पीएस दो टाइप्स का होता है और दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो डिफरेंट दो अलग अलग वेवलेंथ्स क्या हैं? गुड यार, 680 नैनोमीटर एक वेवलेंथ है, और 700 नैनोमीटर एक वेवलेंथ है, ठीक है। और ये सारे के सारा फोटो सिस्टम थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। थैलेकोइड मेम्ब्रेन दिखने में बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
अच्छा जी, बेहतरीन हो गया। अब इसके पास फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन की बात करें तो इसके पास हो रहा है इट ट्रैप लाइट। ये क्या कर रहा है, लाइट ट्रैप कर रहा है। और लाइट ट्रैप करके क्या करेगा फिर, सबसे पहला काम फोटो लाइसिस ऑफ, जल्दी से बताओ क्या है, फोटो लाइसिस ऑफ वाटर, या एग्जैक्टली H2O, गुड। अच्छा जी, ये बताओ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करवाने के बाद क्या करेगा, जूम आउट कर देते हैं भाई, ये लो, ठीक है, ये कंप्लीट पिक्चर आ गया आपके पास अब तक की। हाँ भाई जल्दी से बताओ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो एक्टिवेशन ऑफ पिगमेंट हो चुका है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी पूरी, जिसके बाद हम लोग पहुंचेंगे रिडक्शन वाले मामले तक। रिडक्शन किस चीज का होगा, रिडक्शन ऑफ, जल्दी से बताओ, रिडक्शन ऑफ NADP प्लांट के अंदर हो रहे हैं तो फॉस्फेट के साथ होगा, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ मौजूद होगा, गुड। और इस तरह से हम बेसिकली जहां पे ETC चल रही होती है वहीं पर हम लोग फॉस्फोराइलेशन भी करवाते हैं। तो भाई ये इसके साथ साथ आपका वो टॉपिक फोटोसिंथेसिस वाला भी रिवाइज हो गया, ये नहीं बोले हमने पढ़ लिया, एक तरह से रिवाइज हो गया, तो ये अच्छा मामला हो गया। अच्छा जी, यही इसका फंक्शन है, सही है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। इन शॉर्ट अगर इस सबको एंड अप करेंगे, जाके समराइज करेंगे, तो लाइट रिएक्शन इसके अंदर होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा हमारे पास जो ऑर्गेनील इसमें शामिल होगा, लेट मी जूम इन समवेयर हियर, ओके। क्रोमोप्लास्ट जो है वो बेसिकली इसका एक और टाइप है, एक सब टाइप है प्लास्टिड की, इट्स टाइप ऑफ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच कैरी, यार एक मिनट, मैं वेटिंग रूम के अंदर फिर और कुछ स्टूडेंट आ गए, हमारे महान स्टूडेंट जो कि लेट आ रहे हैं, जिनको टाइम पे आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आ सके, ट्रैफिक बहुत जाम था इस वजह से, है ना, तो देर लेट, तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं। A type of plastic which carry color pigments. What sort of color pigments do they carry? They carry color pigment for the petals of flower. They carry color pigment for the fruit. Sometimes for the leaves, there are some plants which are having colored leaves. And इसके अंदर आपके पास जो पिगमेंट कॉमनली पाया जाता है वो क्लोरोफिल के अलावा, हाँ अदर देन ग्रीन कोई भी कलर आ सकता है इसके अंदर, और क्लोरोफिल के अलावा इसके अंदर कॉमनली आपको मिलेगा ज़ैंथोफिल, इसके अंदर कॉमनली आपको मिलेगा कैरोटीनॉइड, ठीक है, और कैरोटीन जिसको हम लोग कहते हैं। और इसका काम क्या है यार, अगर देखो फ्लावर कलरफुल है तो वो कर क्या रहा है, वो एक्चुअली वो अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट्स को, किस चीज के लिए, फॉर पॉलिनेशन, गुड यार, जबरदस्त, फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, गुड, अमेजिंग। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये बात, सर आप कहेंगे सर हमें ये बात समझ में आ गई, हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तो अगला वाला जरा जल्दी से निकालें, ल्यूकोप्लास्ट, जल्दी जल्दी से खींचेंगे इसको, ठीक है भाई। थोड़ा सा आप लोगों को भी स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब हमारे पास वो क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट है नहीं यहाँ पर, तो क्लासरूम वाले एनवायरनमेंट की बात अलग होती है, ये वाला पैटर्न डिफरेंट है, इसका एक अपना अलग चार्म है, अपना मजा है, तो इसके अंदर मैं जितना चाहूँ स्पीड अप कर सकता हूँ, मैं इसलिए स्लो चल रहा था ताकि सब लोग इंडल्ज रहे, इन्वॉल्व रहे, और हम एक मतलब सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहे, सही है। फिर भी मैंने आपको हमेशा बताया कोई भी मसला है आप लोगों ने फौरी फौरी बता देना है, अगर मैं यहाँ पे मैसेज सीन ना कर पाऊँ तो आप लोगों ने जो है वो अलग से मैसेज कर देना है। ये कलरलेस होता है,
सही है, कलरलेस कह लो, इसको व्हाइट कह लो, व्हाइटिश टाइप का, ट्रांसपेरेंट थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत व्हाइटिश, यूं समझ लो थोड़ा क्लाउडी सा स्ट्रक्चर होता है इसका। सही है। क्यों होता है, क्या करता है ये, जैसे कि अभी मेरे पास एक मैसेज में मैंने यहाँ पे देखा भी, ये स्टार्च स्टोरिंग बॉडी है। तो भैया क्या, कहाँ पे स्टार्च स्टोर कर रहा है, कब और चीजें कम पड़ गई थी स्टार्च स्टोर करने के लिए, जो ये भी कर रहा है, ये बेसिकली स्टार्च स्टोरिंग बॉडी है। ये उस जगह पे पाया जाता है जहां पर सनलाइट एब्सेंट हो। अब आप बोलेंगे ऐसी तो कोई भी जगह नहीं जहाँ पे सनलाइट ना हो, तो भाई एक जगह है, वो है रूट्स। सही है। अंडरग्राउंड पार्ट्स, बिल्कुल ऐसे ही है। सहलिश, मुश्किल नाम है भाई, सहलिश। ओके, और हुमा, दोनों ने जवाब दे दिया। गुड, अमेजिंग। अच्छा जी, अब स्टार्च तो कहाँ से आया, दो चीजों से आया। अब एक टर्म मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे जो बच्चा भी बता दे, सही है, पहले जो बच्चा बच्ची पहले बता देगा ना, बस सही है। अब इंशाल्लाह कभी हमारी मुलाकात हुई तो फिर उसके लिए ट्रीट डन है मेरी तरफ से। बहुत सोच समझ के बतानी है भाई, मैं इसको और फोकस कर दूं ना। कौन बता रहा है, इस टर्म का मतलब बताना है, जल्दी जल्दी बताना है, ऐसा नहीं इतनी देर में गूगल कर लूं। सलाल, ओके, रिदा सही जवाब है। ओके, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज आधा जवाब है सलार। ताहा, गुड, आई से द सेम। आयशा, गुड। हम्म, एग्जैक्टली, ठीक है, अकबर नकवी, हुबा। सही है यार, बेहतरीन है यार, चीते बच्चे हो तुम लोग। अब मतलब इतने सारे बच्चों को ट्रीट देनी पड़ेगी यार, गलत जगह पे शर्ट लगा दी। तुम लोग भी बोल रहे हो सर हल्का ले लिया आपने बिला वजह, है ना। चलो थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर देते हैं अब इसको भाई। ठीक है भाई, ऑन है, सीन ऑन है। अब जब भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो एक ट्रीट डन है मेरी तरफ से। लेकिन हल्का हाथ रखना, देखो तुम लोग कोई तकरीबन 50 60 70 बच्चे हो गए, मैं एक अकेला वाहिद फर्द वाहिद, ठीक है। खैर फिर भी चलो, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे तो फिर ये सिलसिला रखते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी, यानी कि हमारी इंसानों की बॉडी में कहाँ पर होती है, क्वेश्चन है। जो जवाब देगा उसके लिए अच्छी वाली ट्रीट, उसके लिए जो है हम लोग मैकडोनल्ड से हटके कहीं और अच्छी जगह पे ट्रीट रखेंगे। ओके, मीसम फहीम, मैं नाम याद कर लूं, सलाह। ओके, हुमा, हम्माद, यार सबको ही मतलब ना अच्छी वाली ट्रीट चाहिए मुझे लग रहा है। चलो ये भी डन हो गया ना। अब आप बोलेंगे सर आपने वाकई में हमें हल कर लिया हुआ था। एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये मतलब प्लांट में, प्लांट सेल में, प्लांट के स्ट्रक्चर में कहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इन प्लांट्स कहाँ पर होगा। स्ट्रोमा, रूट्स, सीड, और अंडरग्राउंड पार्ट्स। सहलिश का जवाब और बाकी सबके जवाब मिलते जुलते हैं। बात सही है यार, अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं। हम जो है ना जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं आपको उस तरफ बढ़ना है। सही है, ये जरा एक नई चीज आ रही है। सही है, प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस है ग्लूकोनेओजेनेसिस का, दैट इज नॉट वेरी कॉमन। जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि प्लांट के पास कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी बहुत अच्छे मिकदार में मौजूद होते हैं। लेकिन क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट में, क्योंकि देखो उसके ना प्लांट की बॉडी में मूवमेंट स्लो, ये बात याद रखना। आपके पास ब्लड है, ऐसा मतलब फटाक से एक पार्ट से लिया सामान दूसरे पार्ट पे पहुंचा दिया, खत्म, कहानी खल्लास। सही है। लेकिन यहाँ पर when you talk about plants, plants have a slow process of movement in phloem, the food is flowing slowly, source and sink movement हो इसके अंदर, so it will take time। तो ये जो रूट्स है ना, कभी कभार ये क्या करते हैं, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसा करने वाले का जो बेसिकली जो मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट इज पर ऑक्सीजोम। अब आप बोलेंगे सर ये परऑक्सीजोम क्या, आपने लाइसोसोम पढ़ा, आपने प्लास्टिड्स पढ़े, ये सारे के सारे क्या थे, छोटे छोटे से वेसिकल वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। सही है। तो ऐसे ही एक परऑक्सीजोम का नाम है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड
ऑर्गेनील है, ठीक है भाई। अभी यहाँ पे आके ट्रीट वाला मामला जो है ना वो आपका खटाई में पड़ता जा रहा है, सही है। अभी एक दो सवाल फिर हमें और रखने पड़ेंगे अच्छी वाली ट्रीट पक्की करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली बेटा, ये माइक्रो बॉडी होती है और इसका काम क्या है, इसका काम है ग्लूकोनेओजेनेसिस करवाना। ये रूट्स में पाई जाती है, तो इसलिए जवाब एक्सेप्टेबल था जो आप लोग दे रहे थे, बिल्कुल एक्सेप्टेबल जवाब था। ये अंडरग्राउंड पार्ट्स या डार्क एरिया में पाए जाने वाले बॉडी पार्ट्स इसके, वहां पे आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, लेकिन होगी इसके जरिए से। ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है। फिर एक स्ट्रक्चर, ओह मैंने बेटा नाम सॉरी गलत लिख दिया, मुझे पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल 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 गलत नाम लिख दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इट इज ग्लाइऑक्सीसोम, सॉरी आई एम रियली सॉरी। वो मैं बस अपने जहन में क्वेश्चन बनाने में लग गया कि अगला और सवाल मैं क्या पूछ सकता हूँ, और उस चक्कर में मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। मैं सवाल जहन में पेरोक्सीसोम का बना रहा था, ग्लाइऑक्सीसोम है, सही है भाई। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा दोबारा से। ग्लाइऑक्सीसोम क्या है, रूट्स में या प्लांट की बॉडी में अंडरग्राउंड पाया जाने वाला वो पार्ट जो कि जिसके अंदर एक तरह का फ्लूइड होता है। पेज, मैं एक मिनट बेटा पीछे में चला जाऊंगा, पहले ये चीज करेक्ट कर लूं वरना ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस चीज को करेक्ट कर लो कि हाँ हमारी बॉडी में तो ऑर्गन वाइज ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। प्लांट की बॉडी के अंदर रूट्स आर द ऑर्गन जहां पे प्रोसेस होगा, एंड सेल ऑर्गेनील इज ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम छोटा सा ग्रेन्युलर पार्ट होता है सेल के अंदर, और ये जो है वो डार्क स्ट्रक्चर्स में, डार्क एरिया में पाए जाने वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें पाया जाता है, स्पेशली रूट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, बात क्लियर हो गई ना। मैं आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग, मेरे जहन में जो सवाल था उस पर आते हैं। नो बेटा, इट्स इन प्लांट, इट्स फॉर प्लांट्स, इट्स लाइक ओनली इन प्लांट्स, दिस ऑर्गेनील इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में मौजूद है। डन। अच्छा जी, एक बच्चा बोले तो वापस ल्यूकोसाइट वाले पार्ट पे आ जाए, तो मैं एक काम ही करता हूँ ना, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ जब तक आप लोग इसको देख भी लें। तो जो बेसिकली क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट पर, एक दफा मैं उनको भी रिव्यू कर लेता हूँ जल्दी से। Only plants blacks can you go to the leukocyte leukoplast page for 1 second. बेटा I'm there. हाँ बेटा, वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला था, वो गलती से मैंने नाम चेंज कर दिया था। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। फिर बाकी तो ज्यादातर आप लोगों के जवाबात नहीं है ना इसके अंदर, ठीक है ठीक है। तो भैया ठीक है, कोई मसला नहीं, हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इजंट ज़ैंथोफिल अ कैरोटीनॉइड? हाँ बेटा, कैरोटीनॉइड का एक पार्ट ज़ैंथोफिल होता है, बट कैरोटीनॉइड जो एक्चुअली हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं ना, वो कैरोटीन को कर रहे होते हैं, ठीक है। The question was that isn't xanthophyll a carotenoid? Carotenoid has a part that is known as or a derivative, you can say, moreover, known as xanthophyll, and then the other thing is carotene. The other derivative is carotene, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे कैरोटीनॉइड के तौर पे शो किया हुआ है। ओके, आगे आते हैं भाई, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम की अगर बात करें तो आपके पास पेरोक्सिसोम मौजूद है लिवर में। नो, ग्लाइकोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम ये प्लास्टिड से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लास्टिड के सिर्फ तीन चीजें थी, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब हम आ गए पेरोक्सिसोम की तरफ। पेरोक्सिसोम क्या कर रहा है, पेरोक्सिसोम आपके लिवर में मौजूद है। गुड, वेसाइकल है। फंक्शन बताएगा कोई मुझे पेरोक्सिसोम का? प्रोप्लास्टिड के बारे में मैंने हाँ नहीं बताया आप लोगों को, अभी उसको कंक्लूड करता हूँ, रुक जाओ। प्रोप्लास्टिड को बता दूंगा, पहले जरा इस पर आ जाते हैं। पेरोक्सिसोम कर क्या रहा है? पेरोक्सिसोम बेसिकली H2O2 की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। It is helping in detoxification of H2O2. And when you're talking about peroxisome, तो peroxisome बेसिकली क्या करता है, ये
इसके अंदर ये समझ लो कि एक तरह से एनर्जी मौजूद होती है जो कि हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके, और इसको बेसिकली पहले ये कन्वर्ट करेंगे H2O के अंदर ताकि डिटॉक्सिफाई हो जाए, और फिर मतलब पहले H2O2 बनाएंगे और फिर उसको तोड़ेंगे, और फिर जो है इसके जरिए से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा जी, peroxisome इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, कौन बताएगा? एग्जैक्टली peroxisome के पास अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो इसके पास एक एंजाइम 1 कह लो इसको ये है, और एक एंजाइम 2 इसके पास ये है, और ये peroxisome। हमारी बॉडी में ना बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम कैरी करना है। तो अगर हम इसको peroxisome का फंक्शन कह रहे हैं ना, तो एक्चुअली peroxisome का फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो उस एंजाइम का है। वो एंजाइम बेसिकली peroxisome के पास है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिलेट कर रहे हैं। सही है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है। अच्छा, मेरे पास ऊपर टॉपिक रह गया था प्रोप्लास्टिड्स का। प्रोप्लास्टिड्स क्या होता है? ग्रोइंग पार्ट जो है, ये कंपोनेंट रह गया था, हमें ऊपर कंप्लीट कर लेना चाहिए था। प्लास्टिड क्या रह गया, हम उसको अभी जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। बेटा मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, 1 मिनट दो, जरा क्वेश्चन पढ़ लूं, फिर आते हैं वापस इस तरफ। What is the enzyme that detoxify alcohol? अच्छा, पर plants have peroxisome ethanol dehydrogenase। बिल्कुल बेटा, इथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज, इथेनॉल स्पेसिफाई नहीं करते हम, उसके अंदर खाली कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा होता है। अच्छा बेटा, प्लांट्स हैव पेरोक्सिसम? नहीं, प्लांट्स के पास पेरोक्सिसम नहीं होता। प्लांट्स के पास अल्कोहल प्रोडक्शन भी उस तरह से नहीं होती, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। और क्या एक सवाल और कुछ रह रहा है मेरे ख्याल से, ग्लाइकोलिक, हाँ सही है, ठीक है। वापस आते हैं। कैन यू गो बैक टू पर ऑक्सीजोम मोहम्मद? बिल्कुल, वापस चले जाते हैं भाई, कोई मसला नहीं है, जैसा आप लोग कहें। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। इन द बुकलेट सेज हो सकता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। पेरोक्सिसोम्स बेसिकली प्लांट सेल के अंदर होते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो प्लांट सेल के अंदर फिर कौन सा सेल में मौजूद है। अगर बुकलेट में लिखा हुआ है तो होते होंगे। सही है, मैं उसको मतलब काउंटर पार्ट में मतलब काउंटरैक्ट नहीं करना चाह रहा उसके अगेंस्ट। सही है, हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो, मेरे जहन में ना आ रहा हो। ठीक है, ओके मोहम्मद, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब एक बात जरा समझना कि आपके पास ये जो एमसीक्यूज आते हैं ना ज्यादातर, वो उन चीजों के ऊपर एक मतलब एक जनरल सी बात कर रहा हूँ वैसे, वो उन चीजों पे कभी भी एमसीक्यू आपसे नहीं पूछेंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जो कंपोनेंट है, जो अगला टॉपिक है ना, इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं टॉपिक के अंदर, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है ये भी मैं बता दूंगा, छोटी छोटी सी हैं। तो वो उसके ऊपर सवाल पूछेगा नहीं, मतलब वो सवाल ऐसा नहीं होगा कहीं पे भी जो कि उस बात को काउंटर कर रहा हो। भाई एक चीज है साइटो स्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? मैं सिर्फ समझाने के लिए इस तरह की ना एक डायग्राम बना रहा हूँ। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेनीज हैं जो कि बहुत स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। ठीक है, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। आपके पास इसके अंदर ग्लाय ऑक्सीजोम गोल्जी बॉडीज वगैरह वगैरह सारी चीजें मौजूद हैं आपके पास। इसके साथ साथ जो है ना, इसके अंदर मौजूद होता है फाइबर। सही है, और अगर आप इस फाइबर की बात करें तो इस फाइबर के अंदर बेसिकली ये फाइबर बना हुआ है प्रोटीन का। इस फाइबर के अंदर की कैपेबिलिटी होती है कि ये ऑर्गेनील टू ऑर्गेनील होल्ड करके रखता है। सही है, हम इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। सही है, इट इज सिंपली network
of protein which holds organelle at their places। ठीक है, अच्छा जी, साइटोस्केलेटन अगर ना होता तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि नहीं हो पाते, सही है। अच्छा, वो फंक्शंस क्या है, मैं पहले उनकी तरफ आता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि साइटोस्केलेटन किस किस शक्ल में, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन, हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। बट कमिंग फर्स्ट टू द फंक्शंस दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय साइटोस्केलेटन। ये फंक्शंस हैं, मैं आपको कहता ना कि बातों में अक्सर कॉन्ट्रडिक्शन होती है बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इसको नो डाउट हम चैलेंज नहीं कर सकते। सिंध बोर्ड की बुक में कुछ लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, फेडरल बोर्ड की बुक में उसकी बिल्कुल अपोजिट बात लिखी हुई है, और ए लेवल्स की बुक के अंदर बिल्कुल अलग बात लिखी हुई है। जैसे कि मैं एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब दें, और रेफरेंस के साथ देना है कि आपने कौन सी बुक से जवाब दिया। जवाब अभी नहीं देना है फौरन, सही है, सवाल अभी सुन लेना है। मुझे पता है वैसे आप लोग जवाब देना शुरू कर देंगे, लेकिन जवाब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। हाउ मैनी टोटल, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ये वैसे ही मैं कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात समझाने के लिए सवाल दे रहा हूँ। हाउ मैनी टोटल ATPs are formed during breakdown of one glucose molecule। ठीक है, देखा, मुझे पता था ऐसे धड़ाधड़ जवाब आना शुरू हो जाएंगे, और आप कॉन्ट्रडिक्शन देखें, खुद देख सकते हैं। कहीं से 34 आ रहा है, कहीं से 32 आ रहा है, कहीं से 38 भी आएगा, कहीं से 36 भी आएगा, शायद 36 भी आ जाए। और मैं आप लोगों को फिर बाद में बताऊंगा, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या है। अच्छा, ये इसमें ना एक टर्म ऐड कर लेना, बच्चे जो है हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, नेट ATP, सही है, मतलब नेट ATP कितना बना, वो वाला नहीं कि भाई सर 2 यूज हो गया था तो वो हमने माइनस किए बगैर 40 लिख दिया, वो नहीं। नेट ATP कितना बना, ये अब आप लोगों से हम देखो डिटेल से बात करेंगे ना, ये अभी फिर टॉपिक से हट जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला टॉपिक है, ये हर बुक में अलग अलग है, इसलिए कह रहा हूँ। इसके फंक्शंस की तरफ आएंगे वापस। ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे, इसके 3 टाइप्स हैं, सही है। और लोग कहते हैं कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि एक फला बुक के मुताबिक जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि फला बुक के मुताबिक जो है वो कोई दूसरा टाइप का साइटोस्केलेटन परफॉर्म कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट परफॉर्म कर रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट परफॉर्म कर रहा है। तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है ना, वो मैं यहाँ पे जाहिर कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज के लिए, मैं आपको ओवरऑल जितने इसके फंक्शन है वो एक जगह लिख के दे रहा हूँ। सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म में हेल्प करेगा। सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, माइटोसिस और मियोसिस। और न सिर्फ माइटोसिस मियोसिस बल्कि साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करता है। अच्छा जी, इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, भले स्मूथ मसल हो या स्केलेटल मसल हो, दोनों कार्डिक मसल तीनों में हेल्प करेगा। साइटोस्केलेटन आल्सो हेल्प्स इन, और क्या था फंक्शन भाई, चलो और मेरे जहन में आता है तो फिर मैं बताता हूँ, अभी तक के लिए इतना ही। ओवरऑल यही फंक्शंस हैं, और यही फंक्शंस हमने उठा के 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है। वो 3 कैटेगरीज क्यों अलग अलग बनी हुई है, हाँ बिल्कुल बेटा, सॉरी मैं भूल गया था। सेल का शेप, स्ट्रक्चर, और अगर कहीं पर कोई अमीबॉइड मूवमेंट हो रही है, हाँ बिल्कुल यार तुम लोग भाई चीते हो गए हो, अमीबॉइड मूवमेंट हो रही हो। आज मुझे रोजा ज्यादा लग रहा है मेरे ख्याल से, आखिरी आखिरी दिन अय्याम चल रहे हैं तो इसलिए ना रोजे की शिद्दत बढ़ जाती है। सेल डिफरेंशिएशन में बेटा बिल्कुल हेल्प करता है, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि इसकी 3 टाइप्स हैं, आ जाओ जरा 3 टाइप्स के ऊपर। आप लोग नाम बता रहे हैं पहले, या मैं नाम बताऊंगा और आप लोग जो है उसका डायमीटर या लेंथ जो भी बताना है वो बताएंगे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। पहला टाइप है माइक्रो ट्यूब्यूल। माइक्रो ट्यूब्यूल कितना है भाई, वो फाइबर
जिसका डायमीटर 25 नैनोमीटर होगा। गुड 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 गुड, अमेजिंग भाई। अलीजा, सलार, एवरीवन, मैं चाहता हूँ यार मैं तुम लोग को बूस्ट करता रहूं। डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इंशाल्लाह जब आप लोग व्हाइट कोट पहन के खड़े होंगे ना और कहेंगे यार हमें था एक बंदा बूस्ट करने के लिए, बैकअप करने के लिए हमारी बातों को ना, तो फिर मैं चाहता हूँ कि वहां पे मेरा नाम भी आ जाए उन बहुत सारे लोगों के अंदर ना। तो डॉक्टर बनना आसान नहीं है, और डॉक्टर बनने के बाद का जो सिलसिला होता है ना वो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जब बहुत ज्यादा हेक्टिक है तो आपको ये मोटिवेशंस चाहिए होती हैं, बहुत चाहिए होती हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहा करें। जैसे कि मैं अगला सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे, आप लोग मोटिवेट होंगे ना, क्योंकि यार भाई वाह हमने सही जवाब दे दिया, ये वाला सीन है। ठीक है भाई, तो ये तो भाई इसका डायमीटर आ गया, 25 नैनोमीटर वाला डायमीटर आ गया। दूसरा जो सवाल है कि भाई ये कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल प्रोटीन का नाम क्या है? जबरदस्त, क्या बात है, ट्यूब्यूलिन। माशाल्लाह से सब डॉक्टर बन गए। फाइनल वाली स्टेज आ गई है भाई, समझ लो वाइवा चल रहा है, फाइनल ईयर का है। ये बताओ कि एक एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूलिन के यूनिट्स होते हैं, सही है। ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट के अंदर 13 कॉलम्स मौजूद होते हैं। इस अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको हम लोग कहते हैं डायमर, नहीं, गुड, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। डायमर कह सकते हैं, डायमर में तब जब दो प्रोटोफिलामेंट आपस में ट्विन कर जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको कहेंगे प्रोटोफिलामेंट। अच्छा, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाता है, तो उसके अंदर आपके पास अमीबॉइड मूवमेंट आ गई, आपके पास जो है वो सेलुलर दूसरी मूवमेंट्स आ गई। जैसे कि इसके अंदर एक कंपोनेंट आता है, और मैं डायग्राम के जरिए से दिखाता हूँ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ एक छोटा सा, इसका नाम है यूग्लिना। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो भाई अभी सुन लिया, तो मसले की बात नहीं है। इसके पास मौजूद होता है फ्लैजिला, ठीक है। और ये फ्लैजिला को हंटर नुमा, विप लाइक स्ट्रक्चर नुमा, मतलब लाइक स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा होता है फॉर मूवमेंट। ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। इसका क्या स्ट्रक्चर है? ये फ्लैजिला। मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे कि कौन सी वाली चीज है किसके पास। इस स्ट्रक्चर को यूग्लिना कहते हैं। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? यूग्लिना। इसके बाद भाई एक हमारे टीचर ने हमें इस तरह से फ्लैजिलिन, हाँ बेटा फ्लैजिलिन होता है। फ्लैजिलिन लाइक इज अ कंपोनेंट दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन का ही दूसरा नाम फ्लैजिलिन है, यूं समझ लो। मतलब दूसरा नाम तो नहीं होगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, बट इट्स मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का नाम होता है। हमारे टीचर ने हमें मतलब इसको ना याद करवाने के लिए कहा था कि यार ये एक चीज है जो कि वो जो शादी के ऊपर जो जूता पहनते हैं ना, उसको कहते हैं खोसा। तो उन्होंने उसको कहते हैं चप्पल, कहने का वो शादी वाली चप्पल नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। हाँ, खुस्सा, सॉरी, अब ये बड़े टिपिकल नेम होते हैं, मुझे सही आते नहीं है, मेरी कोशिश होती है मैं सही सही लूं। खोसा नहीं होता है, खुस्सा होता है। खोसा तो नाम होता है लोगों का। बड़ी माजरत भाई। ओके, सो इसके पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये मैं इसलिए ये इस तरह की टर्म्स रख रहा हूँ भाई, ताकि तुम लोगों को भी जो है ना ये चीजें इस तरह से याद रह जाए, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें जिसके ऊपर आप लोगों का इतना फोकस रहा नहीं है कभी, सही है। ये खुस्सा नुमा स्ट्रक्चर कहलाता है पैरामीशियम। और पैरामीशियम के पास लोकोमोशन के लिए मौजूद होता है सीलिया। पैरामीशियम के पास जो लोकोमोशन करवा रहा है दैट इज सीलिया। और फिर इसके अलावा हमारे पास एक और कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज सूडोपोडिया। ये एक्सटेंशंस जो होती है ना, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, उनको सूडोपोडिया कहते हैं। ये अमीबा के अंदर पाया जाता है, ठीक है।
इसका नाम भी याद रहेगा, इसका तो याद ही रहेगा, पावरपफ गर्ल्स का, अगर तुम लोगों ने कभी कार्टून देखा हो बचपन में। ये खैर मैं बहुत पुराने दौर का कार्टून का नाम ले लिया, हमारे दौर में बहुत कॉमन था। तो उसके अंदर ना इस तरह के विलन्स होते थे वगैरह, मुझे वहां से अमीबा याद है। ओके, अगले उस पे आते हैं, कंपोनेंट पे। माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज अगले जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है माइक्रोफिलामेंट। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट जो है वो आपके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर, कौन बता रहा है भाई? 7 नैनोमीटर है। गुड यार, जबरदस्त, मुझे अच्छा लगता है आप लोग एंगेज रहते हैं इस टॉपिक के अंदर जब ऐसा। इसका जो है आपके पास जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो बेसिकली एक इंटरट्विन स्ट्रक्चर होता है, और इस इंटरट्विन स्ट्रक्चर का एक फाइबर जो कि एक कंपोनेंट है दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन। यस गुड, एक्टिन का बना हुआ होता है वो, और ये बेसिकली आपके पास हेलिकल बनाता है। तो सवाल ये कि माइक्रोफिलामेंट कहाँ पे हेल्प आउट कर रहा था? माइक्रोफिलामेंट ज्यादातर, अच्छा हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर एक इसका फंक्शन अलग से ना लिखना भूल गए, मतलब मैं बताना भूल गया। एक तो ये कि ये इस तरह के फ्लैजेला सीलिया वगैरह बना रहा था, और माइक्रोट्यूब्यूल का बताता हूँ एक और। माइक्रोट्यूब्यूल अभी हमारे पास आगे चल के आने वाला है किसके अंदर, वो जो फाइबर्स बनते हैं ना, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, शायद आपको उससे याद आ जाए। जो एक तरफ से ये स्टार शेप बॉडी होती है, दूसरी तरफ स्टार शेप बॉडी होती है, सेल डिवीजन के दौरान पे एक फाइबर निकलता है, और सेंट्रल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, उससे जाके अटैच होता है, और इसको कहते हैं ए स्टार, ईस्टर, एस्टर। सोच ले बेटा अहमद, एस्टर फाइबर अलग होता है, ये फाइबर का नाम है एक बकायदा, इसको कहते हैं हम लोग स्पिंडल फाइबर, या एग्जैक्टली सलाल ने हमें जवाब दिया, स्पिंडल फाइबर। ओके, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे सलाल, या फॉर एवरीवन, ये जो स्टार शेप बॉडी है इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज सेंट्रियोल, और जिस जगह पे ये मौजूद है, हाँ जो बॉडी है ना उसको सेंट्रियोल कहते हैं, उन्हें एस्टर नहीं कहते। एस्टर मैं बताता हूँ कैसे कहते हैं। जो जहां पे बॉडी ये मौजूद है उसको सेंट्रोजोम कहते हैं, सही है, उसके प्लेस को, उसकी जगह को, गुड। और जो फाइबर होता है ना, ये जो फाइबर है स्पिंडल फाइबर, जो कि एक तरफ से शुरू हुआ दूसरी तरफ आके एक क्रोमोसोम पे एंड हुआ, इसको डिसकंटिन्यूअस फाइबर कहा जाता है, सही है। कंटिन्यूअस फाइबर कौन सा है? जो कि यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे आके खत्म होगा। और ये बेटा थोड़ा सा गौर करना, जो एस्टर, ASTER, एस्टर फाइबर या एस्ट्रल फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं, ये छोटे छोटे से जो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स फाइबर्स, मतलब छोटे छोटे जो कि प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाए, जो सेंट्रोजोम के अंदर अंदर रह गए, वो एस्टर फाइबर कहलाता है। ठीक है, वो टर्म आ गई थी तो मैंने सोचा कि इसलिए हम इसको एक तरह से डिस्क्राइब करते हुए चले। माइक्रोफिलामेंट का आप लोग बताइएगा भाई, माइक्रोफिलामेंट किस चीज में हेल्प कर रहा है? You were talking about this, which, okay, आ गया वापस। मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है सलार? मसल कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रही है? स्केलेटल मसल में मौजूद है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। स्मूथ मसल में मौजूद नहीं होता है। स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल के अंदर फाइबर के तौर पे मौजूद होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि स्मूथ मसल में मौजूद नहीं है। स्मूथ मसल के अंदर सेल के अंदर मौजूद होता है, सही है, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जो बना हुआ होता है वो स्मूथ मसल के सेल के अंदर बना हुआ होता है, और स्केलेटल और कार्डिक के अंदर फाइबर्स की शक्ल में, यानी कि लॉन्ग थ्रेड लगे हुए, लंबे लंबे डार्क बैंड लाइट बैंड बना रहे हैं,
मतलब मैं इसको यूं कह लूं कि अनस्ट्राइटेड में सेल के अंदर और स्ट्राइटेड में जो है ना फाइबर नुमा बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक हो जाएगी बात, सही है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट हमारे पास चीज आ जाएगी, दैट इज नोन एज, द लास्ट थिंग इज नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। लास्ट कंपोनेंट क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट कहलाएगा। तो भाई कौन बता रहा है जरा मुझे इसका डायमीटर बताओ जल्दी से। डायमीटर इंटरमीडिएट फिलामेंट का 8 नैनोमीटर है। एट नैनोमीटर टू 11 नैनोमीटर, ओके। इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन या कोई स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी अगर पता हो तो बता दें। Why I have written smooth, मैं अब सवाल नहीं पढ़ पाया। ओके, इट सपोर्ट न्यूक्लियस, ठीक है, it support nucleus, it support many other organelle, it actually cell, it holds the cell organelle, सेल ऑर्गेनील्स को होल्ड करता है, सही है। जब सेल ऑर्गेनील को होल्ड करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर बना देगा ना, यानी कि वो शेप प्रोवाइड करेगा सेल को, ठीक हो गई बात। और इसी तरह से इसके अंदर आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज मौजूद होती है हमारी बॉडी की इस स्ट्रक्चर में, वो है केराटिन। केराटिन याद रखना, ये आपकी स्किन डर्मिस के अंदर मौजूद होता है। हमारे पास दो तरह की स्किन होती है, एक वो जिसमें केराटिन होता है और एक वो जिसमें केराटिन नहीं होता है। एक होती है केराटिनाइज्ड स्किन और एक होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्किन, ठीक है, ये याद रखना। और जो नॉन केराटिनाइज्ड स्किन होती है उसके अंदर भी इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तो कभी भी अगर सवाल आता है इस तरह का कि भाई स्किन में कौन सा सबसे कॉमनली पाया जाता है, तो आप हमेशा इंटरमीडिएट फिलामेंट मार्क करेंगे, ठीक है, डन हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर राइबोसोम का। नहीं चल रही, okay भाई। So we're going to talk about ribosomes now. हाँ, हम लोग कहाँ पर थे? राइबोसोम्स पे। भाई राइबोसोम एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें ना, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक राइबोसोम मौजूद होता है ओवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, here here here, ठीक है। और हम इसको सिंपली इसी की वजह से कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर आप लोग इनलार्ज करें तो इसमें जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है, अच्छा तो मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अलग अलग है, हाँ फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो फर्क क्या है कि फर्क अभी बताता हूँ मैं, बल्कि फर्क आपसे पूछूंगा ना। पहले तो बताएं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में फर्क क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से? 80s और 70s। तो जो यूकैरियोटिक है वो कितने साइज का फर्क है, बिल्कुल
वो है 80 सब यूनिट का। सही, 80 एस, एस का मतलब सब यूनिट नहीं है वैसे, एस का मतलब कुछ और होता है, बट अभी हम यहाँ पे सब यूनिट लिख देते हैं समझने के लिए ना। और भी थोड़े से फर्क है वो मैं बताता हूँ, जैसे कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है ना वो हमेशा बाउंडेड होगा टू मेम्ब्रेन। हाँ, सेडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, एस का मतलब होता है, एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंट। अच्छा ये इसकी जो है ना कंप्लीट टर्मिनोलॉजी मौजूद है नहीं हमारे पास इस सिलेबस के अंदर, तो हमें इतना जरूरी भी नहीं है याद रखना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, आपको बस ये सब यूनिट के तौर पे याद रख लीजिएगा। तो 80 सब यूनिट, और इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक है वो आपके पास होता है 70 सब यूनिट का, और प्रोकैरियोटिक जो है, डोंट यूकैरियोट्स हैव बोथ 70s एंड 80s। यार ये मेरा अगला सवाल था यार, तुमने बोल दिया है, चलो सही है। अभी रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आऊंगा, सही है, थोड़ी देर दो मुझे। ये आपके पास रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सलार, एक मिनट होल्ड करो, थोड़ा सा भी सवाल पूछना है मैंने सबसे। ये हमारे पास जो है ना 70 सब यूनिट जो प्रोकैरियोटिक होता है ये फ्री मौजूद होता है, और दोनों तरफ ना काम एक ही हो रहा है। राइबोसोम का मतलब, भाई कोई पूछे राइबोसोम बोले तो क्या मतलब, बोले तो प्रोटीन फैक्ट्री, ऐसे याद रखने का आपको ना, कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम वो जहाँ पे प्रोटीन बनेगा, तो मतलब याद ही होगा ना। तो भाई प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को चाहिए होता है खुद प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, कंपोजिशन क्या है राइबोसोम का, कोई पूछे तो बताना, भाई प्रोटीन है और राइबोसोमल आरएनए है। अच्छा, तो प्रोटीन कितना है, प्रोटीन अराउंड 30 to 40% होता है, और राइबोसोमल आरएनए कितना है, अराउंड 60 to 70% होता है। ठीक है। अच्छा अब वापस आते हैं कि क्या 70 सब यूनिट सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और 80 सब यूनिट सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है? क्या 80 सब यूनिट प्रोकैरियोटिक में हो सकता है? 80 सब यूनिट प्रोकैरियोटिक में नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नो, दैट्स अ नो, क्लियर नो, परफेक्ट। लेकिन 70 सब यूनिट यूकैरियोटिक में होता है। 70 सब यूनिट वाला यूकैरियोटिक के अंदर होता है। कहां होता है? जहां पे डीएनए न्यूक्लियस के अलावा मौजूद हो। अच्छा अब ये बड़ी अजीब सी बात है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पे मौजूद है हमारे पास? न्यूक्लियस के अलावा डीएनए दो जगहों पे मौजूद होता है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, अगर सिर्फ एनिमल सेल की बात की जाए, और अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट। जी, क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है, अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास जो है सेंट्रियोल और वेहिकल। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना एक्सटेंसिव टाइम रखा था, मेरा जहन ये कह रहा था कि मेरा जितना मुझे चैप्टर कंप्लीट करना था ना एक्चुअली आपके वेकेशन से पहले, तो मेरा जहन ये कह रहा था कि यार ये 1 घंटे में शायद ना हो पाए। मैंने फिर भी थोड़ा सा आज स्पीड अप करने की कोशिश करी है। तो ऐसा है कि आप लोग जो है मतलब हमारे पास दो टॉपिक्स रह गए, एक सेंट्रियोल रह गया और एक वैक्यूल रह गया। तो जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको ऑफ कर, मतलब उसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे, मुझे मतलब उसके अलावा और एक्स्ट्रा में कुछ भी अभी नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो मैंने जो है ना इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंसिव टाइम रख दिया, तो वो सिर्फ आज की क्लास के हद तक था। ठीक है। अच्छा जी, हाँ बेटा, मैंने तो खुद बताया था कि सब यूनिट इज नॉट द राइट टर्म टू यूज हियर, बट जो बेसिकली ये सेडिमेंटेशन यूनिट होता है ना, तो सही है, उसको हम मिसनोमर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसनोमर के तौर पे हम लोग बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इनहेल और एक्सहेल करने को रेस्पिरेशन कह देते हैं यार, उठा के खैर हो गई, अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए सही है। तो हम इसको खाली 70s और 80s कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, सब यूनिट हटा देता हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो। ठीक है, सेंट्रियोल की तरफ आते हैं। मैं जरा थोड़ा सा अपना खुश्क गला को 1 मिनट का रेस्ट दूंगा, और फिर हम लोग जो है ना विल स्टार्ट, जब तक तुम लोग यही देखो।
फिर हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रियोल से, ठीक है। सॉरी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं बेटा, आई वाज अवे। So this is the first chapter we are about to complete. हाँ बेटा मीसम, this is like we started this chapter as our first chapter. This is actually the fourth chapter in your book, the book that is provided you by the by Dr. Shah. Okay, that is the fourth chapter. So inshallah we'll be doing chapter number 5 after this, and 6, then 7, then 8, 9, 10, 11, 12 और फिर initial, मतलब उसको आगे पीछे एक different sequence में कर रहे होंगे. So does the presence of 70 as ribosome eukaryotic reinforce the theory? सवाल गायब हो गया. अब मैं इसको चैट में जाके दोबारा से पढ़ूंगा, एक मिनट दे दो. Does the presence of 70s ribosome in eukaryotes reinforce the theory of एंडोसिम्बियोसिस? बेटा बिल्कुल. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीजें जो कि एंडोसिम्बियोसिस की निशानदेही कर रही होती हैं. वन इज द डीएनए एंड द अदर वन इज द राइबोसोम ऑफ 70 सब यूनिट दैट सेज दैट मतलब एवोल्यूशनरी चेंज भी हमारे पास जो है ना से पूरा जाहिर हो रहा होता है, ठीक है. और चलो स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से वाइंड अप करें, ठीक है. आप लोगों के पास ये जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, मैं आप लोगों को एक ओपन एडवाइस दूंगा, वो ये कि जहां से जितने एमसीक्यूज मिले उठा के सॉल्व कर देना. और बेटा इसकी बुक क्लास में पढ़ लेना, लेकिन सॉल्व करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर डिटेल्स फ्रॉम द बुक. ओके, प्रॉपर डिटेल्स. क्योंकि बेटा देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अक्सर रह जाती हैं, सही है. मतलब रहने से मतलब ये होता है कि भाई कोई पॉइंट मिस हो गया, ठीक है. कोई एक ऐसा एक आध कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो कि डिस्कस नहीं कर पाए हम लोग, या हमने डिस्कस किया आपके जहन से निकल गया, सही है, या मैं भूल गया या आप भूल गए, तो रिवीजन नेसेसरी होता है, ठीक है. रिवीजन से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं हमें. ओके भाई, हमारे पास ना सेंट्रोजोम की जो टर्म है यहाँ पर एप्टीट्यूड के इस सिलेबस के अंदर, इज देयर एनी, सॉरी मैं क्वेश्चन पढ़ लूं एक मिनट. Sir, is there any difference between the protein formed by free ribosomes and those? हाँ बेटा बिल्कुल डिफरेंस होगा, बिकॉज एक तरफ आपके पास प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन बन रहा होगा, एक तरफ आपका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन बन रहा होगा. एंड राइबोसोम टू राइबोसोम भी डिफर करता है प्रोटीन फॉर्मेशन, मतलब अलग अलग राइबोसोम अलग अलग तरह के प्रोटीन बना रहे होते हैं. तो दैट मेक्स सेंस कि प्रोटीन चाहिए कौन सा वाला और राइबोसोमल आरएनए कौन सा जो है उसमें यूज होगा. Sir, यस बेटा. सर देयर वाज अ क्वेश्चन इन एमडीकेट के जो मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ उस मुताबिक थी कि जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं जो विद इन द सेल यूज होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्म जैसे हमारे पास लाइगेस और हेलिकेस वगैरह जो विद इन द सेल यूज होते हैं उनके लिए फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और जो आउट ऑफ द सेल होते हैं जैसे हमारे पास कोई वेसिकल्स की फॉर्म में जो बाहर हार्मोन्स वगैरह उनकी फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है. तो सर ये मतलब इन बेसिस पे मतलब डिफरेंस हो सकता है मतलब दोनों में? मैं तुम्हारी बात को क्लियर करता हूँ बेटा. इसको ये समझना कि लेट सपोज कि अगर एक यूकैरियोटिक सेल है उसके पास फ्री राइबोसोम नहीं है, तो उसके पास जितने भी टाइप का प्रोटीन बनेगा दैट ऑल इज सिंथेसाइज्ड बाय अ फिक्स्ड राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला राइबोसोम जो है वो, सही है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फ्री राइबोसोम्स, तो फ्री राइबोसोम्स तो होते ही प्रोकैरियोटिक सेल में ना, तो वो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन चाहिए रिक्वायर्ड प्रोटीन वो वहां के बना के देगा. ओके सर तो ये कॉन्सेप्ट गलत है? बेटा मुझे इस जो तुम कॉन्सेप्ट बता रहे हो ना इसका मुझे मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता कि तुमने कहाँ से पढ़ा. रेफरेंस दे देना इसका मुझे, जिस बुक में सर तुमने जो पढ़ा होगा. सर किप्स की जो प्रैक्टिस बुक्स है उनमें एक क्वेश्चन था सर, तो मैंने इसके बारे में जो गूगल किया तो मुझे ये आंसर मिला. सर मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूं प्राइवेटली? हाँ क्वेश्चन सेंड कर देना, और जो तुमने जो सर्च किया था ना वो भी मुझे भेज देना. तो ओके सर. हम इसको देख लेंगे फिर इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं ओके सर, है. हो थैंक यू सकता है सर. मेरी नॉलेज में ना हो, ठीक है. अच्छा जी, सेंट्रियोल की तरफ जंप करते हैं.
ओके कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं दैट्स व्हाट लाइक लेट्स सपोज यू नो वन थिंग एंड द अदर स्टूडेंट डज नॉट नो सो वो जो तुम्हें पता है वो उसको पता चल जाएगा जो उसको पता है वो तुम्हें पता चल जाएगा सो क्वेश्चनिंग इज गुड दैट हेल्प्स अ लॉट सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता अब ये बड़ा एक ना सियासी बयान है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता भाई प्लांट सेल में होता है लेकिन हायर प्लांट्स में नहीं होता सही है तो लोअर प्लांट्स क्या है एक सवाल है सही है तो जो अंडर डेवलप्ड प्लांट्स है ना जैसे कि आपके पास ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स आप ब्रायोफाइट्स को नहीं जानते होंगे आप लोग जानते होंगे मॉसेस को मॉसेस मस्काई सही है ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हाँ जबरदस्त जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट बेहतरीन टर्म लाए हो भाई बात ही क्लियर हो गई ऐसे प्लांट जिनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता ठीक है अब जब जाइलम फ्लोएम नहीं है तो ना लीफ है ना स्टेम है ना रूट्स है कुछ भी नहीं है ठीक है तो ऐसे प्लांट्स जो है ना उनके पास सेंट्रियोल होता है अदरवाइज जो दूसरे सब प्लांट्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन करते हैं वो क्या करते हैं वो अपने सेल के वर्टेक्स को यूज कर लेते हैं ये वर्टेक्स हो गया ना अपने सेल के वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स को यूज कर लेते हैं फॉर फाइबर स्पिंडल फाइबर प्रोडक्शन तो इसका मतलब ये कि सेंट्रियोल का काम क्या है सेंट्रियोल आपके पास भाई गौर कीजिएगा सेंट्रियोल आपके पास एक 9 ट्रिपलेट्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसके हर एक ट्रिपलेट के अंदर आपके पास जो 3 कंपोनेंट्स हैं 3 फाइबर्स हैं वो फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल डायरेक्टली ये बात लिंक्ड हो गई ना कि सेंट्रियोल ट्यूब्यूलिन का बना हुआ है और ये एक फाइबर हमने यहाँ से एक फाइबर निकाला एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर कह लो हॉलो स्ट्रक्चर ये आपके पास बना हुआ होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का और जब तुम जूम करोगे ना तो तुम्हें इसके अंदर डायमर मिलेगा याद है वो डायमर वाली बात हुई थी ना हमारी मैं सॉरी मैं लिखे जा रहा हूँ और स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा और आप लोग बता भी नहीं रहे तो ये डायमर मिलेगा इसके अंदर ना इसके एक छोटे से यूनिट के अंदर तुम्हें डायमर मिलेगा ठीक है और ये मैंने ट्यूब्यूलिन प्रोटीन लिखा हुआ है डॉक्टरों वाली राइटिंग शुरू हो गई मैं बहुत कोशिश करता हूँ राइटिंग सुधार सुधार के लिए ठीक है अच्छा जी अब इसके अंदर जो है वो they are mostly centrioles are mostly present they are mostly absent they only appear at the time of cell division they only appear at the time of cell division और ये अपेयर कहाँ पे होते हैं दे अपेयर इन सेंट्रोजोम सही है अच्छा जी मुझे आप में से कौन बच्चा बताने वाला है कि माइटोटिक एपरेटिस क्या होता है कोई भी बच्चा नहीं बताने वाला माइटोटिक एपरेटिस का मैं लिख देता हूँ टर्म so we will be called one cylindrical as centriole and the set of cylindrical as centrioles हाँ ऐसे ही है बिल्कुल सेंट्रियोल्स यहाँ पे भी हम एस लगा देते हैं चलो सेंट्रियोल प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन और माइटोटिक एपरेटस ये देखो पेयर ऑफ सेंट्रियोल विद ओरिजिनेटिंग फाइबर्स बड़े वाले या छोटे वाले सही है फंक्शन क्या है इसका सेल डिवीजन इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन ठीक है भाई चलो इसको जूम आउट कर लें जरा और आगे बढ़ते हैं फिर हमारे पास जो इसका लास्ट कंपोनेंट आ जाएगा लास्ट कंपोनेंट इस हवाले से लास्ट कंपोनेंट इस हवाले से कि आखिरी ऑर्गेनील जो हमारे पास है वो है वैक्यूल और कैन यू रिपीट अबाउट सॉरी बेटा मैंने सवाल नहीं पढ़ा
एक मिनट बेटा, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ अभी यार। हाँ, कैन यू रिपीट अबाउट माइटोटिक apparatus? बेटा माइटोटिक apparatus जो है ना, वो बेसिकली सेंट्रियोल में से निकलने वाले प्रोटीन फाइबर्स जो कि स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो उन फाइबर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी सारी टाइप्स को मिला के माइटोटिक apparatus कहते हैं। तो सिंपली स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल इज माइटोटिक apparatus, सही है। और सेंट्रोजोम भी आ जाता है उसके अंदर, माइटोटिक apparatus। सेंट्रियोल्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, याद रखना। राइबोसोम और सेंट्रियोल दो चीजें जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रियोल हायर प्लांट से मौजूद नहीं होता, सिर्फ उन प्लांट से मौजूद होगा जिनके पास ट्रैकिया और जिनके पास जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल नहीं होता। ये ब्रॉडवे वाले बेचारे पागल हो गए, धड़ा धड़ा मैसेज किए जा रहे हैं। शिफ्ट द कैमरा टू द राइट, बिल्कुल ये लो, ठीक है। आई होप के नजर आ रहा होगा। हाँ सही है भाई। इसके बावजूद भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाए करे अगर, बेटा मुझे मैसेज कर दिया कर। डू सेंट्रियोल्स हैव मेम्ब्रेन? नो बेटा, सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। डन। सो शैल वी मूव टुवर्ड्स वैक्यूल? ओके भाई, वैक्यूल की जब आप बात कर रहे हैं, हमेशा रखें बेटा कि वैक्यूल में नॉन सर इज इन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल कंसिडर्ड एम्बिगियस एंड यार ये पता है क्या, हमारा सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड अभी तक बहुत पीछे है ना, वो इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं बस भाई हमारे बड़े बूढ़ों ने लिख दिया ना, हमने यही फॉलो करना है, वी डू नॉट वांट टू चेंज। ना, ये बात बिल्कुल सही है। बाकायदा एम्बिगियस क्या, बाकायदा लोगों ने इसके ऊपर थ्योरीज इंप्लीमेंट करी हुई कि सेंट्रियोल की प्रेजेंस ही मौजूद नहीं है। कोई सेंट्रियोल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको आपको कोई अलग से ऑर्गेनील कह के बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, वैक्यूल, फिर एक सवाल आया, फिर वो निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी। मैं सवाल पढ़ लूं। सर कैन यू एक्सप्लेन नंबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन इन अ डिवाइडिंग सेल? नंबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन इन अ डिवाइडिंग सेल, बेटे ये मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? बहुत सारे होते हैं बेतहाशा। नंबर ऑफ सर ट्यूबुलिन अगर बात कर रहे हो तो? सर जी, जी बेटा बोले। अगर सर नॉन डिवाइडिंग सेल की बात करते हैं तो मतलब टू सेंट्रियोल्स होते हैं, मतलब एक कलेक्टिवली एक सेंट्रोसोम होता है जिसमें टू सेंट्रियोल्स होते हैं और नाइन हाँ, एक माइक्रोट्यूबलेट्स साइड होते हैं। पे। तो जी सर, और नाइन माइक्रोट्यूबलेट्स के अंदर हम लोग 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो हमारे पास एक मतलब 27 ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होंगे ना सर। और फिर हाँ, उसको अगर डिवाइडिंग सेल के लिए उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा सिंपल मल्टीप्लाई बाय 4 फिर करोगे, 2 ऑन सर ईच मल्टीप्लाई साइड बाई होता 4 है। कैसे? मल्टीप्लाई यस बाय सर 4 लेकिन करोगे, 2 ऑन ईच ये जो साइड है। कैल ये सर लेकिन ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने की हुई है कि एक सेंट्रोसोम के अंदर 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो वो तो एक के लिए आ गया ना सर। अगर डिवाइडिंग सेल के लिए करे तो इसी को मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा ना सर। पहले तो वो आंसर लाया है एक सेंट्रोसोम के लिए, दूसरे के लिए करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2। दूसरे के लिए करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2। मैं शायद तुम्हारी बात नहीं समझ पाऊँ। मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करोगे? देखो ना, यहाँ पे देखो और करो। डिवाइडिंग सेल यही होगा ना, जी जो सर। सेल डिवाइड हो रहा है, अभी डिवाइड हुआ नहीं है। जी सर। तो 1 2 3 4 4 सेंट्रियोल आ गए। जी सर, लेकिन ये जो मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ ना सर, जैसे हम लोग एक के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 50, अच्छा मतलब 54 का 108 होंगे मतलब टोटल 9 into 3 यहाँ पे, 9 into 3 यहाँ पे, 27। 9 into 3 यहाँ पे और 9 into 3 यहाँ पे ऐड ऑन कर लो, ठीक है। अच्छा सर, मतलब टोटल 108। एग्जैक्टली। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन बेटा ये स्पेसिफिक नहीं है, मेरी बात सुनो, ये स्पेसिफिक नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा नहीं होगा, फिक्स नहीं होता, ऊपर सर नीचे क्यों होता है। नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड उनमें ट्रिपलेट
उसका कोड मतलब ट्रिपलेट प्रोटीन्स तो हमेशा सेम मतलब वही पढ़ते आ रहे हैं कि 9 माइक्रो ट्रिपलेट प्रोटीन्स होंगे, तो फिर हर ट्रिपलेट के अंदर 1 माइक्रो ट्रिपलेट मॉलिक्यूल होगा, तो फिर हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। नहीं बेटा एग्जैक्ट नहीं होता, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन ना, साइटोस्केलेटन का पार्ट है, एंड साइटोस्केलेटन इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द सेल बॉडी। तो वो जाहिर सी बात है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्पेसिफिकली सेम नंबर रखे, वो ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं जी स्पेसिफिकली। सर, लेकिन सर दो चार साइटोस्केलेटन के दो चार स्पेसिफिक ज्यादा कम पार्ट। होने के ऊपर, दो चार ज्यादा कम होने के ऊपर हम सेल को सेल डिवीजन करने से रोकेंगे तो नहीं ना। नो सर, सेंट्रियोल का मतलब साइटोस्केलेटन का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में तो ये नंबर फिक्स रहेगा ना सर, क्योंकि सेंट्रियोल का नंबर तो चलो किसी सेल मैं में भी हम अप एंड लोग जो डाउन है नहीं ना होता इस वो। डिबेट हम लोग इस डिबेट को व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे मैसेज करने वाले हो अपने दोनों क्योरीज, ठीक है बेटा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ओके सॉरी सर, थैंक यू। चलो। अच्छा, वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल वो है जो कि सेल सेप कैरी कर रहा होता है। वैक्यूल वो है जो कि कोई, सर माय बायोलॉजी टीचर सेड के इंक्लूजन ऑफ वैक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म रिमेन्स है। समझे? ओ यार पूरा होता नहीं है, ये सामने से सवाल गायब कर देता है। हाँ, सर माय बायोलॉजी टीचर सेड कि इंक्लूजन ऑफ वैक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल वाकई में। So should be included in protoplasm? हाँ बेटा कर सकते हैं। I'm not sure कि किस बिहाफ पे तुम्हारे बायो के टीचर ने ऐसा कहा। मैं कभी भी किसी की बात को अपोज नहीं करता, हो सकता है ऐसा हो, मेरी नॉलेज कम होगी, बट व्हाट आई थिंक इज कि वैक्यूल, वैक्यूल ना क्या है तुम समझना, ये मैं बात कंप्लीट करता हूँ, वैक्यूल के खत्म करने के बाद तुम्हारी इस बात के ऊपर आऊंगा, सही मुझे दोबारा रिमाइंड करवाना, ठीक है? मैं जो कंपोनेंट बता रहा हूँ ना, पहले इसको समझ लो जरा। बेटा बहुत सारी बातों में बहस होती है, वो अच्छी बात है, डिबेट होनी चाहिए। जब तक डिबेट नहीं होगी तो साइंसदानों का पेट कैसे पाला जाएगा, रिसर्च कौन करेगा फिर? नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जब मैंने यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर की टर्म यूज कर ली ना, तो अब यहाँ पर लाजिम है कि इसके पास मेम्ब्रेन हो, लेकिन मसला ये है कि इसके पास मेम्ब्रेन होती नहीं है। मतलब इसके पास वो मेम्ब्रेन नहीं है जो जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके पास सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कवरिंग होती है इसके ऊपर, सही है। मैं उसको मेम्ब्रेन का दर्जा इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि भाई बाकी जो मेम्ब्रेन बना रहे हैं सारे के सारे, उनके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन है और टोनोप्लास्ट सिंगल लेयर होता है, तो मैं हक तलफी हो जाएगी ना बाकियों की, तो इस वजह से हम इसको टोनोप्लास्ट कवरिंग कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली है तो मेम्ब्रेन ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स में रखा जाएगा इसको। अब दूसरी बात पे आओ कि ये होता क्या है। वैक्यूल, वैक्यूल इज टेम्पररी स्टोरेज बॉडी। और जो तुम्हारे जो सवालात थे ना बच्चा, जो इससे पहले तुम लोग कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं कहते हैं ना डिबेट है, उसका जवाब ये है कि ये टेम्पररी बॉडी होती है, इट्स नॉट डेफिनेट, सही है। डेफिनेट से मतलब ये कि ये वैक्यूल तो है, मुस्तकिल मौजूद तो होगा, लेकिन ये कि ये आता जाता रहेगा। समझ रहे हो बात? कि गोल्जी बॉडी ने बोला कि यार अभी ये वाला एंजाइम है, ये तुम अपने पास स्टोर कर लो, इसने स्टोर कर लिया। और गोल्जी बॉडी ने बोला चलो भैया वापस दे दो, वापस दे दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मांगा तो उसको दे दिया। कहीं से फूड आया तो स्टोर कर लिया, कहीं पे फूड भिजाना है तो भिजा दिया, कहीं पे कोई एक्सोसाइटोसिस करवानी थी तो एंजाइम की सिक्रीशन रख ली अपने पास, या हार्मोन की सिक्रीशन रख ली अपने पास। समझ रहे हो? तो ये वाला सिलसिला होगा। कभी कभार तो जितने भी एंजाइमेटिक सेक स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, जैसे पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, लाइसोसोम वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे वैक्यूल है बेटा। वैक्यूल और वेजाइकल में बस छोटा सा फर्क है कि वैक्यूल के ऊपर फिर भी टोनोप्लास्ट मौजूद होता है, वेजाइकल में टोनोप्लास्ट नहीं होता। सिंपल सी उसकी एक बाउंड्री बना दी जाती है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर से, विदाउट एनी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज हो रहा है बॉडी के अंदर, मतलब टेम्परेरी स्टोरेज बनाने वाली बॉडी बन रही है यहाँ पर, सही है। और ये यूं कह लो कि थोड़ा सा फर्क रखता है। अगर आप प्लांट सेल की बात करें, मैं डायग्राम के जरिए से समझा देता हूँ, तो लार्ज वैक्यूल सेंट्रलाइज होते हैं। एनिमल सेल की बात करें तो छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये वाला फर्क है।
और अगर हम बात करते हैं किस हवाले से कि भाई काम क्या कर रहा है, तो इट इज स्टोरिंग many substances, so it's a storehouse. सही है, storehouse for hormones, storehouse for enzymes, storehouse for nutrients, food, सही है, storehouse for excretory products. अच्छा जी, ये तो आपके पास स्टोरेज के हवाले से बात आती है ना। हाँ, स्टोर हाउस फॉर पिगमेंट मैंने अभी बेटा पढ़ा, सवाल नहीं पढ़ा था, सॉरी मैं। अच्छा जी, यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर जो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है उसको कहा जाता है सेप। सेप का एक बड़ा जबरदस्त काम है, दैट इज इट कंट्रोल्स वाटर पोटेंशियल। सही है, इट कंट्रोल वाटर पोटेंशियल इन एनिमल सेल और प्लांट सेल में, सॉरी, प्लांट सेल में वाटर पोटेंशियल और एनिमल सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है भाई, that's it, that's all about each and everything, that's all about this particular chapter. We are done with it, हमारा chapter complete हो गया यहाँ पर एक, and we'll be discussing about the next chapter in the coming class, possibly ईद के बाद होगी। वैसे तो लोग बोले थे यार ईद वीद की क्या छुट्टियां लेनी है, एक आध क्लास ईद में भी रख ही लेते हैं। ओ सॉरी, मैंने क्वेश्चन पढ़े नहीं, एक मिनट रुको, मैं चैट की तरफ जाता हूँ, जो भी क्वेश्चन है भेज दो आप लोग, मसला नहीं है। So what is the third thing starting with N? N से क्या स्टार्ट हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स है बेटा, सॉरी वो मैं रिपीट कर देता हूँ, हार्मोन, एंजाइम, न्यूट्रिएंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, पिगमेंट्स, और फिर यहाँ पर था कंट्रोल वाटर पोटेंशियल, और दूसरी तरफ है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दैट्स ऑल। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो भाई, प्लीज फील फ्री और मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं जो है वो लाजमी आप लोगों को जवाब दे दूंगा। और दूसरी चीज ये कि जो अगली क्लास होगी वो उसके हवाले से लोग अनाउंस कर देंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास गालिबन फिर यहीं तक रखते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।